नमस्कार दोस्तों आज जिस समस्या पर हम बात करने वाले हैं वो है ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं और इसके पीछे क्या-क्या कारण हैं। साथ ही जानेंगे कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है तो इमीडिएटली क्या किया जाए और इससे बचने का सही तरीका क्या है। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि ब्रेन स्ट्रोक है क्या और ये कितने प्रकार का होता है। जी, सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट हमारे अलग अलग बॉडी के हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। जो हमारे ब्रेन का लेफ्ट पार्ट है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है पूरी को, और जो ब्रेन का राइट पार्ट है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो जब भी ब्रेन में किसी पार्ट पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंचती तो वहाँ के ब्रेन सेल जो है वो डेड होने लगते हैं। तो जब वो फिर जिस बॉडी के पार्ट को वो ब्रेन का पार्ट संभाल रहा है वो वहाँ पर उसकी सेंसेस जो है वो सारी की सारी ख़त्म होने लगती हैं। तो इसी चीज़ को ही ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज कहते हैं। अब ये ब्रेन स्ट्रोक जो है ये दो तरह का है, एक है इस्केमिक और दूसरा हेमरेजिक। तो जो दोनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों के कारण थोड़े अलग अलग हैं। तो इन कारणों को सही ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। जैसे आपका एक बड़ा खेत है और वहां पानी पहुंचाने के लिए आप पाइप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्यूबवेल से वो पाइप आपके पूरे खेत में फैले हुए हैं और आप एक पर्टिकुलर खेत में अपना पानी पहुंचाना चाहते हैं जहां ज़रूरत है, फसल सूख रही है तो वहां हम है कि पानी की ज़रूरत है। लेकिन रास्ते में वो जो पाइप हैं वो कहीं ब्लॉक ब्लॉक हैं, वहाँ कोई वो रास्ते में बंद हुआ पड़ा है पाइप। तो आप मोटर से चला रहे हैं लेकिन वो पानी वहाँ पहुँच नहीं रहा, वो इधर उधर और जगह तो जा रहा है लेकिन जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ नहीं जा रहा। यानी कि रास्ते में ब्लॉकेज हो गया तो अब वो पानी उस खेत तक नहीं पहुंच रहा, तो उसकी फसल क्या होगा, जब पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगी। इसी तरह से हमारे ब्रेन में भी सारे ब्रेन को ब्लड के जरिए ही, आरबीसी के जरिए ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचना होता है। और इसके लिए, इसको पहुंचाने के लिए भी पहले हार्ट से बड़ी आर्टरीज निकलती हैं, वो आगे डिवाइड होती जाती हैं, छोटी आर्टरी उससे छोटी उससे छोटी, इस तरह से उनको डिवाइड आगे होता जाता है। तो अगर हमारी खून की नाड़ियों में किसी हिस्से में ब्लॉक हो जाए तो एक पर्टिकुलर पार्ट में अगर वहाँ फिर आगे की सप्लाई जो है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की वो बंद हो जाएगी। तो अब इसके नतीजे के एवज में जो ब्रेन पार्ट के जिसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है वो सेल डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये यहाँ से जो स्थिति ये जो खड़ी होती है, इस चीज़ को इस्केमिक स्ट्रोक जो है वो कहा जाता है। और दूसरा जो है कि सप्लाई तो चल रही है लेकिन कहीं प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन की नस फट गई, वो जो ब्लड है वो वहाँ पर बहने लगा, और जितने ब्रेन के पार्ट पर वो ब्लड फैल जाएगा, अब वो उस ब्लड में डूबने के कारण, ये एक तरह से वही स्थिति है कि आपने एक खेत में पानी लगाया था लेकिन वो उसका सिस्टम जो है वो पाइप फट गई और वहाँ से पानी ज़्यादा जा रहा है और क्रॉप को ज़्यादा पानी मिल गया, वो बाढ़ में डूब गई और अब उसका नुकसान हो गया। तो ये जो तरीका होता है, जब कोई ब्रेन की कोई नस फट जाती है तो फिर अगर वहाँ से ब्लीडिंग होकर के कोई ब्रेन सेल्स वहाँ डेड हो रहे हैं तो इसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है। तो दोनों के क्योंकि रीज़न अलग अलग हैं, है पीछे एक ही है कि एक में सप्लाई बंद होकर के पानी पहुंचा नहीं खेत में इसलिए फसल खराब हो गई, और एक है कि पानी में फसल डूब गई और तब खराब हो गई। दोनों का नतीजा एक ही है।
और ध्यान ये रखने योग्य बात है कि ये अचानक होता है, ये एक्सीडेंटल होता है, ये कोई किसी को नहीं पता कब क्या होगा। तो ये इसलिए क्योंकि भी जो एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं, जैसे हार्ट अटैक एक्सीडेंटल होता है, इसी तरह से स्ट्रोक भी एक्सीडेंटल होता है। हमारी कोई तैयारी करने की हमें मौका नहीं देता कि ये अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो हम इसको लेकर इमीडिएट लेकर के भागें। ये कब कहाँ हो जाए कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं और हमें इससे बचकर रहना ही अच्छा है। जी सर, तो मैं आगे यही जानना चाहूँगी कि इसके क्या-क्या लक्षण सामने आते हैं और उनके पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं? जी, सबसे पहले तो जब ये किसी को स्ट्रोक हो जाता है तो कैसे पहचानें कि ये स्ट्रोक ही है? तो उसके लिए कुछ जो लक्षण हैं वो सामने आते हैं कि जिसको भी स्ट्रोक होता है उसका एक तो जो चेहरा टेढ़ा हो जाता है। दूसरी चीज़ ऐसे शख्स को जब बात करता है तो वो बात करने में उसको दिक्कत आती है, वो बात कर नहीं पाता क्योंकि ज़ुबान का भी उसके साथ संबंध है तो वो भी लड़खड़ाने लगती है और सही ढंग से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तीसरा बड़ा लक्षण जो आता है कि जो जो पार्ट है मान लीजिए अगर हाथ जो है आपका वो उस जो ब्रेन का वो पार्ट जो अगर हाथ को कंट्रोल कर रहा है वहाँ पर हुआ है तो ये पैरालाइज़ हो जाएगा या आप उसको उठा नहीं पाते या उँगलियाँ नहीं उठा पाते या कुछ उठाना चाहते तो नहीं उठा पाएँगे। ये बिल्कुल एक उसमें ताकत बिल्कुल भी नहीं रहती। तो इसी तरह से कई बार बड़े लेवल पर जिनका होता है तो वो पूरी साइड ही पैरालाइज़ हो जाती है। तो ना वो पाँव काम करेगा ना हाथ काम करता है। इससे बड़ा इसका रूप ये होता है कि पूरी कई बार बॉडी भी पैरालाइज़ हो सकती है। बिल्कुल ही कोई भी शरीर का अंग काम नहीं कर रहा। तो ये मेजरली इसके ये लक्षण हैं। अब कारण इसके पीछे जो हैं ये जिन पर मैं हमेशा ज़ोर देता हूँ कि कारण को जानो और उस कारण को ख़त्म करो ताकि प्रॉब्लम जो है वो परमानेंटली ख़त्म हो। तो ये इसके पीछे के कारण है वो है कि जिनको भी हाई बीपी है वो हाई रिस्क पर होते हैं। मोटापा भी इसका एक एक बड़ा कारण है। डायबिटीज़ एक पेशेंट जो है उनको भी स्ट्रोक रहने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको ख़ास करके हेमरेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को घोलने वाली जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, ये इंटरनल हमारी जो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, उनको भी कमज़ोर करती हैं, उनको भी घोलती हैं। तो वो भी कमज़ोर होती हैं, तो उनको भी बहुत इस चीज़ का खतरा होता है। तो एक लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज़्यादा, टेंशन, तनाव बहुत में रहते हैं, उनको भी एक चीज़ और है जो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते तो वहाँ भी क्योंकि आर्टरीज़ इंटरनली उनमें एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है तो वो अंदर उनके एक तरह से पस बन जाना या जख्म घाव बन जाना और वहाँ पर एक एक प्लाक का बनना, तो वो भी एक ब्लॉकेज का कारण बन जाता है। तो ये बहुत ऐसे कारण हैं, नतीजा एक ही होता है कि ये सारे कारण मिल कर के कहीं न कहीं हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को बाधित करते हैं, रोक देते हैं। या तो ब्रेन की तरफ किसी छोटी आर्टरी में अगर वो फँस गया ब्लॉकेज तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुँची, तो ये काम हो गया। या फिर कहीं आगे वेन्स जो है वो उनमें कोई ब्लॉकेज है और पीछे हार्ट तो पंपिंग कर रहा है और आर्टरीज़ में प्रेशर बढ़ रहा है, हाई बीपी होना ही होना है तो वहाँ फिर जो मेडिसिन ने अपना काम अगर कोई कोलेस्ट्रॉल की खा रहा है तो उसने भी काम किया तो आर्टरी कमज़ोर थी तो वहाँ से फट गई। ये सारे जो कारण हैं इनको अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहिए। जी सर, तो आगे हम यही जानना चाहेंगे कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, तो उसे इमीडिएटली क्या करना चाहिए और इससे बचने का सही तरीका क्या है? जब स्ट्रोक किसी को होता है तो 1 घंटा जो है वो पहला वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उसमें इसको सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो इसके लॉसेस को कम मिनिमाइज़ किया जा सकता है और इससे इसको प्रॉपर्ली ठीक किया जा सकता है। तो मेडिकल एड भी जो चाहिए वो 1 घंटे के अंदर-अंदर ही उससे पहले बल्कि मिल जाए, जितनी जल्दी मिल जाएगी वो उतना अच्छा होगा। जहाँ अगर सप्लाई रुकी हुई है तो जितनी जल्दी वहाँ सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी, ऑक्सीजन वहाँ पहुँच जाएगी तो उतना ही वहाँ जो ब्रेन सेल्स का लॉस कम होगा और उस लॉस को रोका जा सकता है। और अगर हेमरेज हुआ है, कोई नस फटी है और वहाँ से ब्लड की लीकेज है, तो फिर भी वही काम होता है कि हम कैसे इसको फटाफट ये जो ब्लड फैल रहा है ब्रेन पर, ये कम से कम पार्ट में फैले और इसको हम पहले तो ब्लीडिंग को रोकें और दूसरी बात जिस ब्रेन सेल्स पर वो ये ब्लड फैल गया, उसको जितनी जल्दी निकाला जा सके वो निकालें। तो कभी भी किसी को स्ट्रोक होता है तो देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इमीडिएट यही होता है कि उसको कब फटाफट उठा करके हॉस्पिटल के लिए भागें हम।
और उससे भी पहले एक तो 3 चीजें हर घर में पाई जाती हैं। लहसुन हर घर में मिल जाता है, अदरक हर घर में मिल जाता है और लाल पिसी हुई मिर्ची हर घर में मिल जाती है। तो अगर किसी को भी इवन दैन स्ट्रोक या हार्ट अटैक, दोनों में ही ये चीजें काम करती हैं। और अगर इमीडिएट ये तीनों चीजें, एक तो कलियां लहसुन की और थोड़ा सा एक पोर के बराबर का, ये जो फर्स्ट उंगली का पोर होता है इतना लहसुन का पीस, अदरक का पीस सॉरी, और तीसरा छोटी सी एक चुटकी जो तीखी लाल मिर्ची होती है, जितनी तीखी होगी उतनी अच्छी है। तो एक चुटकी लाल मिर्ची, ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके उस इंसान को दे देना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल ब्लड थिनर है। पहली बात तो ये नेचुरल ब्लड थिनर है। ये उसी तरह से काम करती है नेचुरली जैसे बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम वाले बंदे को वो जुबान के नीचे रखने वाली गोली जो है ना, जिस तरह से काम करती है, ये सेम वही है। ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, तो वहाँ से वही चीज़ मिलती है जो वो जो जुबान के नीचे रखने वाली गोली से है। तो ये इमीडिएट ब्लड को पतला करती है। तो अगर कहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो जो इस्केमिक स्ट्रोक है या वो हेमरेजिक है, तो जब ये दोनों ही प्रॉब्लम में ये तीनों चीज़ें मदद करती हैं। जो ब्लड पतला करने वाली अगर गोली लेते हैं तो उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हेमरेज हुआ है तो फिर वो ब्लड को, ब्लीडिंग को रोकने नहीं देगी, तो ये उसकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो नेचुरल तीनों चीज़ें हैं, इनके दोनों तरफ से फ़ायदे होते हैं। अगर कहीं ब्लॉकेज बना है और उसके कारण सप्लाई आगे नहीं हो रही, तो वहाँ इमीडिएट ब्लड को पतला करके वहाँ ब्लॉकेज को खोलने में मदद कर देती है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये ब्लड थिनर तो है, लेकिन जहाँ भी आर्टरीज के बाहर या वेन्स के बाहर ब्लड आ रहा है, वहाँ ये उसकी क्लॉटिंग भी करवाती है। आर्टरीज के अंदर तो ब्लड को पतला रखना, लेकिन जहाँ बाहर निकलेगा तो वहाँ उसकी क्लॉटिंग भी करवाना। तो अगर किसी को हेमरेज भी हुआ है, तो वहाँ क्योंकि ब्लड आर्टरीज से बाहर जा रहा है, तो ये उसको भी जल्दी क्लॉटिंग करवा के रोक देती हैं, ब्लड को, ब्लीडिंग को भी रोकती हैं। तो ये 3 चीज़ें घर में हमेशा होती हैं, हर घर में, और इनका इस्तेमाल इमीडिएट जब भी किसी पर्सन को होता है तो फटाफट 2 कलियां लहसुन, 1 पीस पोर्स के बराबर अदरक और 1 चुटकी तीखी लाल मिर्ची, ये फटाफट इसको तीनों चीज़ों को मिक्स किया, थोड़ा सा कूट लिया हमने और इमीडिएट उसके मुंह में डाल दें। तो कड़वी तो लगेंगी ये, लेकिन ये इमीडिएट एक इलाज है जो बहुत सारी ज़िंदगियों को पैरालाइज़ होने से या उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकता है। जो अर्न मैं बार-बार कहता रहता हूँ, एक्सरसाइज़ जो 4 पिलर डब्ल्यूएचओ ने बताए हुए हैं कि सभी को एक्सरसाइज़ करना चाहिए, एटीट्यूड बिल्कुल जो है वो अच्छा पॉजिटिव रखना चाहिए, रेस्ट सही करनी चाहिए और सही खाना लेना चाहिए। तो ये चारों पिलर जो हैं, उन पर ख़ास ध्यान रखना चाहिए। यही असल में इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो कभी भी ना तो ओवरवेट होंगे, ना कभी आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम आने वाली है, ना आप कोई मेडिसिन पर जाएँगे, तो कभी भी ये कारण फिर बनते ही नहीं हैं। सही डाइट जो है ये आपकी इंटरनल ब्लड को बिल्कुल सही रखती है, कहीं भी ब्लॉकेज नहीं बनने देती, तो कभी भी किसी को स्ट्रोक होता नहीं है। हमें सीखना चाहिए जंगल के जीवों को, उनका भी तो ब्लड सर्कुलेशन है। कभी हमने देखा उनको पैरालाइज़ हुए या उनको कभी स्ट्रोक हुए? नेवर। कारण क्या है कि हम इंसानों में और उन जीवों में एक ही अंतर है कि उन्होंने कभी अपने खाने को चेंज नहीं किया और हमने हर कदम पर अपने खाने को चेंज करते रहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बॉडी की जो इनपुट्स हैं, इनको इनको बेसिक जो इनपुट है उनको उसी उन्हीं पर रखना चाहिए, ठीक है? इसको कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। तो सही, ताज़ा, घर का बना हुआ, बिना ज़्यादा तेल के, ज़्यादा मसालों के ऐसा खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स रॉ रूप में खूब सारे, ठीक है? कुछ हद तक नट्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में, और जो अनाज हमने लेने हैं, वो ज़्यादा फाइबर रिच अनाज हों। तो अगर ऐसा खाना लिया जाएगा और चारों पिलर्स पर ध्यान दिया जाएगा, तो ऐसी नौबत कभी आती ही नहीं है कि स्ट्रोक हो जाए। तो बचाव में ही सबसे बेस्ट बचाव है। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी,
जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने जाना ब्रेन स्ट्रोक की समस्या और उसके समाधान के बारे में। इस विषय से संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमें रास्ता भी दिखाता है और मोटिवेशन भी देता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक इस वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकता है और उनकी भी मदद कर सकता है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिल करके बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।